एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और काफ़ी दिन हो गए इस बार मुझे आप लोगों से मिले हुए। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आज वेडनेसडे है। भाई आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैं बहुत लंबे समय तक यूट्यूब से दूर नहीं रहती हूँ। मेरी मम्मी जो हैं वो काफ़ी बीमार हैं और वो इस समय भी हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी कल वो आईसीयू में थी। आज उन्हें थोड़ी उनकी तबीयत बेटर है और उन्हें रूम में शिफ्ट किया है, तो इसीलिए ही मैं आप लोगों के साथ जो है आप आई हूँ। थोड़ा दिमाग शांत है तो आप लोगों के साथ आई हूँ और आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बताने के लिए। हर घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो चलती रहती हैं, लेकिन जो है जैसे वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हैं, थोड़ा बहुत चीज़ें सुधरती हैं, तो हम बैक टू नॉर्मल लाइफ जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे से ज़्यादा ना मेरी मम्मी को बहुत खुशी होती है कि जब मैं अपने YouTube परिवार के साथ जो है उनको पढ़ाती हूँ, उनके अच्छे से वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, कमेंट करते हैं, उनके लिए जो है अच्छी चीज़ें जो हैं वो लिखते हैं, तो वो बहुत खुश होती हैं। और उनका ये रहता है कि मेरी वजह से तुम जो है अपने इस पे काम पे ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम अपना काम जो है वो करो। और इस समय भी उनका यही है कि हाँ भाई अपना काम करो, तो उससे उन्हें बहुत खुशी होती है। तो बस इसी चीज़ के साथ मैं आज का अपना जो लेक्चर है वो शुरू कर रही हूँ। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। एक एक कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करूँगी अपनी पूरी कि बहुत अच्छे से आपको आराम से समझा पाऊँ। और है तो देखिए लिखा तो इस पे ये है कि एलटी ग्रेड ग्रामर है, लेकिन ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो आप कोई सा भी है, चाहे टीचिंग का हो, चाहे वैसे भी कोई वनडे एग्जाम हो या कोई सा भी एग्जाम हो, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपके लिए हर एक जगह यूजफुल है। दूसरी चीज़ आप लोगों में से मैं ये बता रही हूँ कि भाई 26 नवंबर से 26 नवंबर, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, 26 नवंबर से हम लोग टीजीटी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पीजीटी का भी आप लोगों को बहुत जल्द बता देंगे कि कब से स्टार्ट हो रहा है। 7 बजे से भाई देखिए क्लास का टाइमिंग्स अभी हमारे पास यही है, शाम के 7 बजे से 9 बजे तक की क्लासेस हैं, जिसमें ग्रामर और लिटरेचर इंक्लूडेड है। आप में से अगर किसी को भी डेमो लेना है तो आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप वो जो है एक डेमो क्लास बिल्कुल उसमें आपको जो है वो लाइव क्लास मिलेगी। तो 26 नवंबर से बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं जो मुझे आज आपको कॉन्सेप्ट समझाने हैं। और वो देखिए पहला क्वेश्चन है, ये स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़ते हैं। अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज एट वंस आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ पुलिस। सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट ये समझेंगे, ये अनटिल और अनलेस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए अनटिल और अनलेस का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊं। देखिए अनटिल जो है और अनलेस, अनटिल जो होता है ये टाइम बताने के लिए होता है, इसका मतलब होता है जब तक नहीं। जिस क्लॉज में अनटिल या अनलेस आते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं। अनलेस जो होता है वो कंडीशन बताता है और इसका मतलब होता है अगर नहीं, ठीक है। अनटिल और अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं करते क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। वेट हेयर अनटिल आई रिटर्न, यहाँ इंतजार करो जब तक मैं नहीं आती, यानी कि टाइम ड्यूरेशन। अनलेस ही इन्वाइट्स मी आई विल नॉट गो देयर, जब तक वो मुझे इन्वाइट नहीं करेगा मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। तो ये शर्त बताता है अनलेस और अनटिल बताता है टाइम। तो ये तो हुआ आपका पहला कॉन्सेप्ट। दूसरी बात है अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज। अनलेस वाले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनेट और उससे आगे वाले प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज होता है। तो भाई गलती क्या है? गलती ये है कि अगर किसी सेंटेंस में स्टॉप आ रहा हो तो स्टॉप के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, स्टॉप के बाद आता है जेरेंड। स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप मेकिंग नॉइज, स्टॉप गोइंग देयर, स्टॉप ड्रिंकिंग। स्टॉप के बाद आता है क्या? जेरेंड आता है। जेरेंड किसे कहते हैं?
जेरेंड कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जो काम करता है नाउन का भी। अनलेस यू स्टॉप मेकिंग नॉइज, तो यहाँ पर ये जो मेकिंग है ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? दैट इज जेरेंड। अनलेस यू स्टॉप मेकिंग नॉइज एट वंस, तो यहाँ पे स्टॉप के बाद जेरेंड आता है। जेरेंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? दैट इज जेरेंड है तो वर्ब, लेकिन ये डिपेंड करता है पोजीशन पे कि वो कहाँ कैसा काम कर रहा है। अगर सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है तो वो चीज़ नाउन बन जाती है, ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है तो वो नाउन बन जाती है, एक्शन कर रहा है तो वो चीज़ वर्ब बन जाती है। तो आपका इसमें जो एरर है वो ए पार्ट पे है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इट इज रूट फॉर द यंग मेकिंग फन ऑफ देयर एल्डर्स। इट इज रूट फॉर द फन फॉर द यंग ऑफ देखिए, अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इट इज रूट फॉर द यंग मेकिंग फन ऑफ। देखिए, जैसे स्टॉप के साथ जेरेंड लगता है ऐसे ही रूट के साथ इन्फिनेटिव लगता है। इट इज रूट फॉर द यंग टू मेक फन, तो यहां पर आएगा टू मेक। तो रूट के साथ क्या लगता है? इन्फिनेटिव, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है? इसमें एरर है आपके सी पार्ट में। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3। द जॉब इज मच वर्स देन आई एक्सपेक्टेड। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड हाउ ऑफुल इट वॉज गोइंग टू बी आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड। अब बात करते हैं टाइप कंडीशनल्स जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। पहला कंडीशनल जो होता है उसका मतलब होता है कि प्रोबेबल रिजल्ट आएगा, कि एक रियल कंडीशन एंड प्रोबेबल रिजल्ट। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। रियल कंडीशन है, मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेगा। रियल कंडीशन, प्रोबेबल रिजल्ट। दूसरा होता है कि अनरियल कंडीशन, इम्प्रोबेबल रिजल्ट, कि इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। तो ये अनरियल कंडीशन होती है, प्रेजेंट की काल्पनिक सिचुएशन होती है, और उसका जो है वो इम्प्रोबेबल रिजल्ट आता है। टाइप 3 जो होती है उसमें होता है कि पास्ट में कोई काम हो सकता था, किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया, और उस पर आधारित कोई रिजल्ट आ सकता था बट वो नहीं आया। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है कि भाई वो जॉब जो है वो मच वर्स थी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। इफ आई वुड हैव, पहली बात तो इफ वाले क्लॉज के साथ कभी भी वुड हैव वगैरह का यूज ही नहीं होता। हमें नीचे वाले में देखकर पता चल रहा है कि ये वुड हैव है, नीचे वाले में देखकर हमें ये पता चल रहा है कि ये वुड हैव है। तो वुड हैव है तो ऊपर वाले में वुड हैव नहीं आएगा। कंडीशन है हमारी कि पास्ट में अगर मुझे पता होता तो मैं ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करती। तो पास्ट वाले के लिए हम क्या यूज करते हैं? इफ आई हैड सब्जेक्ट, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पर हम लगाएंगे इफ आई हैड रियलाइज हाउ ऑफुल इट वॉज गोइंग टू बी आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। तो ये आएगा बी पार्ट में। टाइप 3 कंडीशनल है। Neither of the plans suits him and therefore he decided not to go out yesterday। बात है यहाँ पर yesterday की। अगर आपको कहीं पर भी yesterday, लास्ट नाइट, लास्ट वीक या पास्ट का कोई टाइम दिख रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सूट्स नहीं आएगा। नीदर ऑफ द प्लान्स सूटेड हिम, तो यहाँ पर आएगा आपका सूटेड। साधारण सी चीज है, अगर आपको किसी भी टाइम डिनोटिंग वर्ड से ये पता चल रहा है ये पास्ट का काम है तो वहां पे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। While proceeding on leave, he had orally committed that he will resume after 2 days. While proceeding on leave, leave पर जाते समय he had orally committed, उसने मौखिक तौर पर यह वादा किया कि वो 2 दिन बाद आ जाएगा। अब जब सारा जो पार्ट है वो पास्ट में चल रहा है, while proceeding on leave, he had orally committed, उसने कहा कि वो 2 दिन बाद आ जाएगा। तो will की जगह हम लगाएंगे would, क्योंकि will का पास्ट टेंस है would। would एक अपने आप में भी मॉडल है, लेकिन जब ये सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होगी, यहाँ फॉर्म यूज होगी would। अब 6th क्वेश्चन देखिए। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मेनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू गैम्बल। अब मैं इसको आपको बताती हूँ।
एडिक्टेड जो है ना वो अपने बाद प्रेपोजिशन लेता है, ये प्रेपोजिशन है, ये इन्फिनेटिव नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का नियम होता है कि प्रेपोजिशन अपने बाद नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड लेता है। क्यों? क्योंकि जेरेंड जो होता है वो काम किसका करता है, वो वर्बल नाउन का करता है। अब आपको लगेगा कि भाई ये अपने बाद इन्फिनेटिव क्यों नहीं लेता, क्योंकि इन्फिनेटिव भी तो नाउन का काम करता है। भाई टू प्रेपोजिशन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा। तो जेरेंड का यूज करते हैं क्योंकि जेरेंड को कहा ही वर्बल नाउन जाता है, तो यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड का यूज करते हैं। अब आप ये देखिए, टू इज अ प्रेपोजिशन, तो गैम्बल जो हो गया वो तो वर्ब हो गया, तो जेरेंड के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा गैम्बलिंग। क्यों होगा गैम्बलिंग? क्योंकि गैम्बलिंग जो है उस प्रोसेस का नाम है। अब नाम हो गया तो ये चीज यहाँ पर ये जेरेंड जो है ये जेरेंड, अगर हम सिंपल बोलते हैं तो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, काम किसका कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। My friend did not see me for many years when I met him last week. एक चीज ये है, जब भी किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर आता है, अगर सिंस या फॉर आ रहा है तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। और इसका भी नियम ये होता है कि जो परफेक्ट टेंस होता है वो स्टैटिक वर्ब्स के लिए लगाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस डायनेमिक वर्ब्स के लिए लगाते हैं। कि मेरे दोस्त ने मुझे कई साल से नहीं देखा, पहली बात तो सिंस फॉर आ रहा है तो परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सी जो है वो मिला नहीं है, तो आप यहाँ पर लगाइए माई फ्रेंड हैड नॉट, तो परफेक्ट टेंस लगाएंगे तो यह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता, माई फ्रेंड हैड नॉट सीन मी फॉर मेनी ईयर्स, तो माई फ्रेंड हैड नॉट सीन मी फॉर मेनी ईयर्स व्हेन आई मेट हिम। तो ये याद रखिएगा, अगर सिंस और फॉर आ रहे हैं तो दो ही टेंस यूज होते हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब वो चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। Now the next one is, until he has confessed his fault, he will be kept in prison. Until he has, भाई until और unless अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो वो कंडीशनल क्लॉजेज होते हैं और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर है until he has confessed, नहीं until he confesses। जो ये छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों से बोलती हूँ, अगर आप इन्हें नोट कर लें तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यूं ही सॉल्व हो जाएंगे कि until और unless अपने साथ एक तो नॉट नहीं लेते और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेते हैं और आगे फ्यूचर इंडेफिनिट। Now the next question is, how long were you learning English for? वही चीज मैंने आपको भी बताई थी, अगर since for आ रहा है तो आपको कौन सा टेंस लगाना है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाउ लॉन्ग वर से पता चल रहा है भाई पास की बात है। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, वर है, अगर भाई पास्ट टेंस में हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर या हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, अब ये हैव तभी लगाते तब जब यहाँ पर जो है वो पास्ट टेंस नहीं होता। अगर ये होता हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग इंग्लिश तो हम ये बोलते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पे पास्ट टेंस है तो हम यहाँ पर लगाएंगे हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश। Having deprived from their homes in the recent earthquake, they had no other option but to take shelter in a temple. Having deprived from their homes in the recent earthquake. देखिए, इसको मुझे समझाना पड़ेगा। Having deprived, देखिए इसको ऐसे समझते हैं, सबसे पहले आप having का कॉन्सेप्ट समझिए। हैविंग कहाँ यूज करते हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज करते हैं, ये परफेक्ट पार्टिसिपल आपका जो है भाई पार्टिसिपल का पार्ट है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हमारा जो है ही वेंट टू ऑफिस। तो अगर हम यहाँ पर करते हैं तो ये ही जो है ये इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट है, ही हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट वेंट टू ऑफिस, ये इसका सब्जेक्ट है। तो ये डेंगल्ड या मिसमैच्ड पार्टिसिपल, मिसमैच्ड जो है वो पार्टिसिपल नहीं है।
अब ये कहाँ यूज करते हैं? हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस का मतलब है कि नाश्ता करने के बाद वह ऑफिस चला गया। जब दो कार्यों के बीच में समय अंतराल रहता है और एक ही व्यक्ति वो करने वाला है तो हैविंग का यूज करते हैं। समय अंतराल होना चाहिए कि पहले नाश्ता खत्म करेंगे फिर उसके बाद ऑफिस जाएंगे। तो उसमें अगर यहाँ पे लगाते हैं टेकिंग ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस की, तो इसका मतलब होता है नाश्ता करते करते वह ऑफिस चला गया। तो एक काम खत्म होने के बाद जब दूसरा काम होता है तो वहां पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब क्या है कि ये तो एक व्यक्ति के द्वारा, ये एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस होता है हैविंग डिफीटेड ही रैन अवे। हार जाने के बाद वह भाग गया। अब डिफीट जो होते हैं ना, हारते खुद नहीं है, हराए जाते हैं। तो यहाँ पर जब कोई काम किसी और के द्वारा किया जाता है तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। तो यहाँ लगता है हैविंग बीन डिफीटेड ही रैन अवे। तो इसी तरीके से अब आप ये वाला सेंटेंस देखो, हैविंग डिप्रीव्ड फ्रॉम देयर होम्स इन द रीसेंट अर्थक्वेक। भाई अर्थक्वेक के द्वारा उनको उनके घरों से वंचित कर दिया गया। डिप्रीव्ड का मतलब होता है वंचित होना। Having deprived of from their homes in the recent earthquake, they had no other option but to take shelter in a temple. तो यहाँ पर आएगा आपका having been deprived from their homes in the recent earthquake, क्योंकि कोई काम किसी मतलब चाहे करता नेचुरल फोर्सेज ही है। having been deprived from their homes in the recent earthquake, they had no other option but to take shelter in a temple. तो यहाँ आएगा having been deprived. Now the next question is, the minister along with his party colleagues have been invited to the party. अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, minister along with his party colleagues have been invited। अगर कोई दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो along with, together with से जुड़ रहे हैं, together with से जुड़ रहे हैं, तो उनके बाद जब हम वर्ब लगाते हैं तो वो फर्स्ट उनके जस्ट पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर्ब भी प्लूरल होता, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। तो यहाँ आ जाएगा हैज। द मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज पार्टी कलीग्स हैज बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। तो ये हुआ आपका 11th क्वेश्चन। 12th, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वांट टू विजिट द न्यू प्लांट एज अर्ली एज पॉसिबल। द न्यू प्लांट मतलब कोई फैक्ट्री का। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बात यहाँ फ्रेंड्स की नहीं करी। हु वांट्स टू विजिट? अ ग्रुप। ग्रुप हो गया कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन जब एक ही होता है तो उसे माना जाता है सिंगुलर। तो यहाँ पर वांट नहीं आएगा, यहाँ आएगा वांट्स। जिस वर्ब में एस लग जाता है वो सिंगुलर माना जाता है। बात किसकी की जा रही है? ग्रुप की, इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा? सिंगुलर। Mirabai was sent away from her home because she spent most of the time in the company of holy men. मीराबाई was sent away from her home. आप देख रहे हैं was ये हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगे तो ये होता है पैसिव वॉइस, हैज और हैव बीन को मिलाकर ये पैसिव होता है। पास्ट टेंस है। मीराबाई was sent away from her home because she spent। अब spend जो है दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जब सेंटेंस पास्ट में है तो वर्ब की बेस फॉर्म प्रेजेंट होती है या फ्यूचर में यूज की जाती है, पास्ट में नहीं यूज की जाती। बिकॉज शी स्पेंट, तो यहाँ पर स्पेंड की सेकेंड फॉर्म लगेगी बिकॉज शी स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कंपनी ऑफ होली मैन, या बिकॉज शी यूज टू स्पेंड। अगर यहाँ पे यूज टू लग जाता तो भी ठीक हो जाता, बिकॉज शी स्पेंड क्योंकि वो बिताती थी मोस्ट ऑफ द टाइम इन द कंपनी ऑफ द होली मैन, लोगों की पवित्र लोगों की संगति में बिताया करती थी, तो पास्ट टेंस लगेगा। तो स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। If I was you, I would have terminated his services then and there। तो ये आप यहाँ पर कूद कर मन करेगा was की जगह वर लगा दें क्योंकि काल्पनिक स्थिति बताई जा रही है, मगर ऐसा नहीं होता। हर जगह was की जगह वर नहीं लगा देते। आप सेंटेंस को पढ़िए। If I was you, I would have terminated his services। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी सर्विसेज खत्म कर देता। यानी कि कोई पास में कोई काम हो सकता था मगर किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आप लोगों को जो सेंटेंस लिखना होगा वो यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर हम हैड से लगाएंगे क्योंकि अगर वुड हैव आता है तो वो टाइप 3 होता है।
तो यहाँ पर लगाएंगे इफ आई हैड बीन यू। अब बीन इसलिए लगा है क्योंकि हैड के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ था नहीं। फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड होती है वॉज और थर्ड होती है बीन। भाई मैं आपको बहुत अच्छे से आराम से समझा रही हूँ, तो प्लीज जरा इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इफ आई हैड बीन यू आई वुड हैव टर्मिनेटेड हिम हिज सर्विसेज। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज as soon as I'll reach Bombay I'll send you the books you have asked for। as soon as I will reach Mumbai, तो एक याद रखिएगा, अगर किसी भी सेंटेंस में as soon as, when, if ये आ रहे हैं, ये क्या बताते हैं? एक तो ये बताते हैं कंडीशन। जो कंडीशनल क्लॉज होता है उसमें कभी भी विल का यूज, शैल का यूज नहीं करते। कंडीशनल क्लॉज जो होते हैं वो हमेशा क्या माने जाते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। दो बार विल शैल का यूज करते नहीं। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो एज सून एज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट, व्हेन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो एज सून एज आई रीच मुंबई नहीं, एज सून एज आई रीच मुंबई आई विल सेंड you the books you have asked for। The cabinet ministers and the prime minister was at the airport to receive the foreign dignitary। अब आप इसमें इस तरीके के सेंटेंसेस में ये समझ में नहीं आता इसे ठीक करें या इसे करें। The cabinet ministers and the prime minister, cabinet ministers, अब चलिए इसे ministers दे रखा है एंड भाई दोनों अलग अलग हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं होगा, मिनिस्टर होगा वैसे ये। द कैबिनेट मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, जब दो सब्जेक्ट्स के दोनों के पहले द लग रहा है तो इसका मतलब है ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है। अगर ये होता द कैबिनेट मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब होता वो एक ही व्यक्ति है, तो वॉज चल जाता। अब यहाँ पर दो हैं तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? ये वॉज नहीं आएगा, दैट विल बी वर। The cabinet minister and the prime minister were at the airport to receive the foreign dignitaries। The number of people applying were so large that the college had to stop issuing application forms। अब इसके बारे में समझिए, एक होता है a number of और एक होता है the number of। ठीक है, ये a number of and the number of। जो a नंबर ऑफ होता है उसका मतलब होता है मैनी, एंड जो द नंबर ऑफ होता है उसका मतलब होता है कुल, यानी कि टोटल। ये प्लूरल होता है, ऑफ के बाद दोनों के बाद नाउन प्लूरल आते हैं, लेकिन ये इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आता है और चूंकि ये टोटल देता है तो ये कलेक्टिव हो जाता है, इसीलिए इसके बाद वर्ब कैसा रहता है? सिंगुलर। तो इसीलिए द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वॉज सो लार्ज, तो कुल संख्या लोगों की बताई गई है, इसीलिए लगाएंगे वॉज। क्वेश्चन नंबर 18, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑफ इंडियन, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन इंडियन, ये टाइपिंग एरर है। अ सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन इंडियन फिलोसफी आर अरेंज्ड बाय द यूनिवर्सिटी। बात किसकी करी जा रही है? सीरीज की, लेक्चर्स की नहीं करी जा रही है, तो इसीलिए यहाँ वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। अगर आपको सब्जेक्ट देखना है तो ऑफ से पहले देखिए, ऑफ से पहले का जो सब्जेक्ट होता है वर्ब उसी के अनुसार लगाया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाउस with all its furniture and exotic plants were sold for ₹50,000। अगर दो सब्जेक्ट्स with, together with, along with से जुड़े हों as well as से, तो जो उसके जस्ट पहले सब्जेक्ट आता है वर्ब उसके हिसाब से लगता है, और हाउस सिंगुलर है इसीलिए आएगा was। The teacher asked the students if every one of them were interested in going on an excursion। excursion का मतलब होता है यात्रा, जो टूर होता है उसको बोला जाता है। The teacher asked the student if everyone, अगर सेंटेंस में everyone आ रहा है, वही चीज मैंने आपसे कही थी, ऑफ के जस्ट पहले देखिए, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑफ के पहले होता है, ये नहीं होता, ये होता है, ये सिंगुलर होता है, एवरीवन, समवन, नो वन सिंगुलर होता है, तो इसी के हिसाब से ये वर्ब भी कैसा होगा? दैट विल ऑल्सो बी सिंगुलर। तो आज मैंने 20 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए हैं, विद कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए,
और जैसे जैसे और समय मिलेगा मैं और चीज़ें आप लोगों को करवाऊंगी, लिटरेचर भी इसमें इंक्लूड कर रही हूँ और ग्रामर के भी अच्छे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स लेके आ रही हूँ। थैंक यू फॉर वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल, होपफुली कल मिलते हैं। बाय बाय।